वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये तीसरा वीडियो है। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके पहले पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स, एलोट्रोप्स, ये सब पढ़ा था। आज जो है सो हम लोग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में पहला कंपाउंड पढ़ना है वाटर, H2O। तो सबको पता है कि हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है। ये जो स्टेटमेंट है ये सबको पता है। तो इसका कई सारा कारण है। हम लोगों के लाइफ में वाटर का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि कहते हैं कि जल ही जीवन है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल हो या प्लांट हो, मोर देन 65% वाटर ही होता है। वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, प्लांट्स में तो 70, 80, 90% तक पानी ही पाया जाता है। और ह्यूमन बॉडी में भी 65% से लगभग ज़्यादा थोड़ा पानी ही पाया जाता है। पानी का ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको लाइफ के लिए बहुत सुटेबल सॉल्वेंट माना गया? तो हम लोग कहते हैं कि इसमें कई सारी खूबियां हैं। एक तो पानी जो है सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। हम लोगों के लिए या फिर प्लांट्स के लाइफ के लिए कई सारे मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है, कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत पड़ता है। तो वो सभी पानी में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का हाई होता है, 78.39 एग्जैक्टली कहें तो होता है। इसकी वजह से ये इजीली सॉल्युबल होता है। फिर पानी में हाई स्पेसिफिक हीट होता है जिसकी वजह से ये हम लोगों के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, इजीली रेगुलेट करके रखता है। पानी के साथ कमाल की बात यह है कि गर्मियों में भी ये आपको गर्मी से बचाएगा। बहुत गर्मी लग रही हो, पानी पी लीजिए तो वेपोराइजेशन होगा, स्किन से जो है सो पसीना निकलेगा और उसका वेपोराइजेशन होगा, उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, आपको गर्मी में राहत मिलेगी। जाड़ा बहुत लग रहा है, पानी पी लीजिए तो स्पेसिफिक हीट हाई होने की वजह से ये जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसका हाई हीट कैपेसिटी जो है सो हम लोगों के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करें पानी का, तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब अब ये सॉलिड में हो चुका होगा, दैट इज़ आइस। तो 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। अर्थ पे लाइफ का जो है सो एग्जिस्ट करना पानी के अमाउंट पर ही निर्भर करता है। तो पानी को इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जल ही जीवन है। ये सब जो है सो इसका इम्पॉर्टेंस है। फिर पानी हम लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बावजूद इसका हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, पानी को बना नहीं सकते हैं। जो पानी बना हुआ है उसको पीने लायक आप बना सकते हैं या फिर पीने लायक पानी को खोज करके वहाँ से निकाल के उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सेव वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और आजकल पानी का इतना ज़्यादा कमी हो गया है कि ग्राउंड वाटर में जो वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे जा रहा है। और हर 2-3 साल पे गर्मियों में पानी की परेशानी अब बड़े बड़े शहरों में अच्छे से लोगों को फील होने लगा है। कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि मोटर आपका जो है सो पानी वाटर लेवल तक टच नहीं करता है, फिर से बोरिंग करवाते हैं। लेकिन ये सिलसिला कितने दिनों तक चल सकता है? इसलिए पानी को बचाना ही एक इसका जो है सो अल्टीमेट उपाय है। या फिर वाटर कंजर्वेशन पे हम लोगों को ध्यान देना होगा, रेन हार्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। अब हम लोग बात करें कि H2O का जो है सो स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और इस 2 लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है, उससे थोड़ा कम हो जाता है। ये लगभग 104.5 डिग्री होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये एंगुलर इसका जो है सो स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है। और पानी का जो हम लोग कहते हैं कि सॉलिड स्टेट होता है वो आइस है। तो आइस इसका जो है सो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म पानी का आइस हो जाता है। और आइस के बारे में हम लोग आगे कुछ और डिटेल जो है सो पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो वाटर का है वो आइस होता है। H2O सॉलिड स्टेट में ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो हेक्सागोनल फॉर्म में, दूसरा क्यूबिक फॉर्म में।
हेक्सागोनल फॉर्म में कब, तो जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तब यह हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बहुत लो टेम्परेचर पे आइस को अगर हम लोग रखें तो ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डेंसिटी आइस का 1 ग्राम पर मिलीलीटर से कम होता है। दैट इज़ ये जो है सो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होता है। पानी का डेंसिटी जो है सो 1 होता है और उससे कम होता है। इस वजह से क्या होगा कि ये पानी में फ्लोट करेगा और इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। कहीं पर भी जैसे कि पानी है कहीं पर भी किसी तालाब में या फिर किसी झील में, तो उसके ऊपर का जो लेयर है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉलिड आइस में मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस का एक लेयर जो है सो पानी के ऊपर सरफेस पे जम जाएगा और डेंसिटी तो 1 से कम होता है, तो ये पानी पे फ्लोट करने लगता है। दूसरी बात कि आइस जो है सो हीट का नॉन कंडक्टर है, तो फर्दर जो लोअर टेम्परेचर है ये इस आइस के नीचे नहीं आ पाता है। तो नीचे का जो पानी का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री -4 डिग्री से काफ़ी ऊपर, ये हो सकता है कि 4-5 डिग्री पॉजिटिव में हो। और इस वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक लाइफ है प्लांट्स का, वो सब इजीली सरवाइव करता है। तो इसका इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है कि वैसे एरियाज़ में जहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर होता है तो एक्वाटिक लाइफ सरवाइव कर लेता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है सो पानी जम नहीं जाता है। ऊपरी लेयर जमता है और उसके नीचे का लेयर जो है सो लिक्विड वाटर ही रहता है। फिर है कि इन each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms। आइस के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रली जो है सो 4 अदर ऑक्सीजन उससे जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर ऐसे ही। तो इस तरह से ये एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और वॉल्यूम जो है सो इसका थोड़ा बढ़ जाता है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इसका डेंसिटी लेस दैन 1 हो जाता है और डेंसिटी घटने की वजह से ही आइस पानी में फ्लोट करता है। आगे है हम लोगों के पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जिसमें पहला है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक आपको पता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें एसिड से भी रिएक्शन का कैपेसिटी होता है और बेस से भी रिएक्शन करने का कैपेसिटी होता है। तो H2O को अगर हम लोग देखें तो ये एसिड जैसे क्लियरली पता है कि HCl के साथ है, तो HCl एक H+ इसको देगा तो ये H2O कन्वर्ट हो जाता है H3O+ में और इधर Cl- में। तो यहाँ पर HCl जो है सो एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, H+ डोनेट किया, तो ये डोनर ऑफ प्रोटॉन है। और ये जो है सो बेस का काम कर रहा है क्योंकि ये एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन है। और इस साइड H2O से जो चीज़ बना है दैट इज़ H3O+, तो बेस का जो इधर पार्टनर होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये आपने पढ़ा होगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का थ्योरी, उसमें ऐसा होता है। और एसिड से टूट करके HCl से टूट करके जो चीज़ बना है वो है Cl-, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर जो पानी है वो कैसा, तो बेस के जैसा बिहेव कर रहा है। और हम लोग एक और रिएक्शन देखें जिसमें जो है सो जैसे NH3 है और इधर H2O है, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, तो यहाँ पर अमोनिया बेस का काम करता है, ये एक H+ एक्सेप्ट करता है और H2O जो है सो एसिड का काम करता है, ये एक H+ इसको डोनेट करेगा और उसकी वजह से ये बदल जाएगा NH4+ और इधर जो है सो OH-। अब ये बेस है, तो बेस से जो टूट करके ये बेस से जो एक H+ ऐड होकर के चीज़ बना है इसको हम लोग कहेंगे कि ये है कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड से जो चीज़ बना है वो है कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर पानी एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है और इसमें पानी जो है सो बेस के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये दो रिएक्शन वाटर के डिफरेंट नेचर को क्लियरली जो है सो एग्जिबिट करता है। इसमें पानी बेस के जैसा बिहेव कर रहा है और इसमें पानी जो है सो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पानी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ऑटो प्रोटोलाइसिस, जिसको हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर का ही है। एक H2O जो है सो बेस के जैसा काम करेगा और एक H2O एसिड के जैसा काम करेगा। एसिड मतलब ये एक H+ देने का काम करेगा, तो इसने इस वाटर मॉलिक्यूल से एक H+ निकला और इसमें जाके ऐड हो गया, तो H2O एक H+ को गेन करके बदल गया H3O+ में। और ये चूँकि बेस है इसलिए इधर जो बना उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और इधर एसिड एक OH- इसमें कन्वर्ट हो गया ये एक H+ लॉस करने के बाद, तो एसिड बदल गया कॉन्जुगेट बेस में। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। इसमें और कोई जो है सो इन्वॉल्वमेंट किसी दूसरे कंपाउंड का नहीं है।
सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी वाटर का है रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ वाटर। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते रहता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि H2O सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि सोडियम का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इस कंपाउंड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो सोडियम का यहाँ 0 से +1 हो रहा है चेंज, दैट इज़ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। फिर यहाँ कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कहते हैं कि +4 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 और ऑक्सीजन का -2 है। और सबको पता है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके ग्लूकोज, फिर से वाटर और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ चला आता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, वाटर से आता है, एक्सपेरिमेंट से पता है। तो यहाँ पे -2 से ऑक्सीजन बदल गया 0 में। तो ऑक्सीजन का खुद का हम लोग अगर देखें तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन का इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो इसका ये जो है सो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का 0 है। तो इधर +4 है और इधर जो है सो 0 हो गया। तो ये किसकी वजह से? ये रिडक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? H2O की वजह से। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि ये जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। फिर अगर हम लोग देखें कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 होता है और यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो फिर से फ्लोरीन का क्या हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो ये जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। पानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ वाटर होगा, दोनों के जैसा ये काम कर सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तीसरा रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है, जिसमें पानी के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करेंगे और इन सबों का हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे P4O10 है तो H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन के H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। SiCl4 है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे SiO2 और HCl बनाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस होता है लेकिन CCl4 अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। उसका कारण हम लोग कहते हैं क्या कि ये चीज़ आपको P ब्लॉक में पढ़ने को मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि कार्बन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है और सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। इस वजह से सिलिकॉन वाटर के लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। बट कार्बन के पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने का नहीं है ये कोई जगह, इस वजह से ये हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर ये जो है सो हम लोगों के पास कोई N3- है तो N3- हम लोग कहते हैं कि ये नाइट्राइड है। तो कोई भी नाइट्राइड, मेटल का नाइट्राइड होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो है सो अमोनिया गैस बनाएगा। जैसे कि एल्युमिनियम का नाइट्राइड या कैल्शियम का नाइट्राइड, कोई भी नाइट्राइड पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। फिर इधर जो है सो हम लोग हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में अगर देखें कि कोई जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हम लोगों के पास सल्फ़र का ऑक्साइड SO2 है या SO3 है, इन सबों को अगर आप पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये सब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CO2 है ये CO2 आपको देगा H2CO3, SO2 रिएक्शन करके देगा H2SO3 और SO3 जो है सो रिएक्शन करके देगा H2SO4। N2O5 अगर हम लोग यहाँ लेते हैं N2O5 तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 देता है। तो इस तरह से ये सब एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का होगा। फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन का अगर क्रिस्टलाइजेशन किया जाए तो क्रिस्टल्स बनता है और उस क्रिस्टल्स के फार्मूला में वाटर मॉलिक्यूल आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे ब्लू विट्रियोल कहते हैं CuSO4.5H2O या फिर सोडियम कार्बोनेट कहते हैं Na2CO3.10H2O। तो उन सबों में जो 10H2O या 5H2O या फिर 7H2O दिखता है वो सब 3 तरीके का पानी कहलाता है। 3 तरीके का उन सबों को हम लोग कहते हैं कि ये सिचुएशन हो सकता है। एक तो कोऑर्डिनेटेड वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग जो फेमस है वो लिख सकते हैं कि COH2O6 और Cl3। इसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है ये सब वाटर मॉलिक्यूल
कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ रहता है। इन सबों के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। पूरा का पूरा जो है सो चैप्टर उसी से डिराइव होगा, उसी पे डेडिकेटेड है। फिर इंटरस्टिशियल वाटर है। इंटरस्टिशियल वाटर का एग्जाम्पल है BaCl2.2H2O। ये बेरियम क्लोराइड है और इसके साथ जो 2 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल वाटर, क्योंकि जो उसका लैटिस है उस लैटिस में वो 2 वाटर मॉलिक्यूल सेट होता है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर का जो एग्जाम्पल हम लोगों के पास है वो है CuSO4.5H2O। अब इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे तो हम लोगों को और डिटेल में पता चलेगा कि CuSO4.5H2O में क्या सिचुएशन है। इसको कहते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल। CuSO4.5H2O को कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसमें कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। एक स्क्वायर प्लेनर जो है सो यहाँ पे ज्योमेट्री बीच में आएगा और इस स्क्वायर के सेंटर पे कॉपर होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सो इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ा रहता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इससे हम लोगों का एक जो है सो सल्फेट आयन जुड़ा हुआ रहता है। सल्फेट आयन हम लोग कहें तो ये जो है सो ऐसा है, इस पे 2 जगह नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है एक और वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाया, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। फिर इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में CuSO4.5H2O में टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 5 है, बट जो अटैचमेंट है वो 2 तरीके का है। 1 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये सारा डिटेल में सवाल आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर इसके साथ जो है सो ये 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड में एक बात और ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ये सल्फेट में या फिर वाटर में आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी दिख रहा है, और यहाँ पर जो है सो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आयनिक बॉन्ड भी है, और इसके बीच में यहाँ पर जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। दैट इज़ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोगों के पास हो जाता है। इसके बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड वाटर होगा और 1 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल होगा। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास कि पानी जो है सो 2 टाइप का होगा, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जनरली हम लोग कहते हैं कि रेन वाटर जो है सॉफ्ट वाटर होता है, बट अगर उसमें कुछ एसिडिक गैसेस हैं जैसे NO2 है, SO2 है या फिर इवन CO2 है, इतना ज़्यादा अमाउंट में घुल जाए कि उस रेन वाटर का pH 5.6 या उससे नीचे हो जाए तो फिर वो सॉफ्ट वाटर नहीं रह जाता है। लेकिन अगर कोई एनवायरनमेंट में प्योर हम लोगों का सिचुएशन कहीं पर हो किसी जगह पे, तब उस जगह के रेन वाटर को हम लोग कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली अगर कहें तो डिस्टिल वाटर सॉफ्ट वाटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी जितने पानी है जिन सब में कुछ ना कुछ मिनरल्स डिज़ोल्व है वो सब कहलाता है हार्ड वाटर। सी वाटर या फिर और भी जो हम लोगों का ग्राउंड वाटर है उन सबों में मिनरल्स बहुत सारे डिज़ोल्व होते हैं, तो वो सब हार्ड वाटर है। कैसे पहचानते हैं तो बताया गया कि हार्ड वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, साबुन उसमें ज़्यादा खर्च होता है, और सॉफ्ट वाटर आसानी से साबुन के साथ झाग देता है और उसमें साबुन कम खर्च होता है। तो ये जो है सो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का इजी सा जो है सो हम लोगों का डेफिनेशन होगा। हम लोगों को हार्ड वाटर के बारे में यहाँ पर जानना है ज़्यादा। हार्ड वाटर हम लोग कहते हैं दैट वाटर विच does not produce lather with soap easily। ये वर्ड यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हार्ड वाटर वो है जो साबुन के साथ आसानी से ईजिली, लादर मतलब झाग नहीं प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है बट ईजिली नहीं प्रोड्यूस करता है। और सॉफ्ट वाटर वो होगा जो आसानी से झाग प्रोड्यूस कर देगा। फिर हम लोगों का जो ये हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस और
एक को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्पोररी हार्डनेस है, ऐसा नहीं है कि सुनने में लगता है टेम्पोररी हार्डनेस है तो उसको हम लोग इजीली हटा सकते हैं, ये है उसका मतलब। ये नहीं कि वो थोड़ी देर के लिए है और परमानेंट है वो हमेशा के लिए है। इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है और इसको रिमूव करना जो है सो आसान सा प्रोसेस होता है। अगर इसके बारे में बात करें कि टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का कारण अगर हम लोग जानें तो टेम्पोररी हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहते हैं उसकी वजह से होगा। एंड परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या फिर सल्फेट की वजह से होगा। मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट हो जिस पानी में, तो उसकी वजह से कहते हैं कि वो परमानेंटली हार्ड वाटर होगा, जिसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसमें ज़्यादा टेक्निक हटाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर किसी पानी में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो उसको कहते हैं कि उसमें टेम्पोररी हार्डनेस होगा, उसको ईजिली हटाया जा सकता है। तो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का हम लोगों के पास दो आसान सा मेथड है। एक तो बॉयलिंग है, साधारण पानी को बॉयल करेंगे तो जो है सो इसको हटाया जा सकता है। और दूसरा मेथड कहलाता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड है जिसमें कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सो उस पानी में ऐड करते हैं। तो ये स्लेट लाइम कहलाता है, चूना साधारण में हम लोग कहते हैं। ये मिलाने से जो है सो इसका हार्डनेस हटता है। इससे रिलेटेड रिएक्शंस को अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शंस होता है। टेम्पररी हार्ड वाटर में अगर हम लोग देखें कि है क्या, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, उसको सिंपली अगर बॉयल करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। CO2 गैस ऊपर चला जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट बनेगा ईजिली फिल्टर करके उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा पानी में तो बॉयल करने से कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा और ये H2O और CO2 है तो CO2 रिमूव हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर पानी ठंडा पानी है उसको बॉयल करके आप छोड़ देते हैं तो उस पानी में बर्तन के नीचे कुछ उजला सा पाउडर जमा होता है। यही दोनों रिएक्शन की वजह से उसमें होगा। अगर उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होगा वो उजला सा, और अगर उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा उजला सा प्रेसिपिटेट। तो ये दोनों बॉयलिंग का रिएक्शन है। फिर ये है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में कहते हैं कि कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज़ एडेड टू वाटर और उसकी वजह से जो है सो उसका रिएक्शन उसमें से हार्डनेस को हटाएगा। कैसे? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा, इसको आसानी से फिल्टर करके हटा सकते हैं। और अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके दो चीज़ों का प्रेसिपिटेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इन दोनों को भी आसानी से फिल्टर करके हटाया जा सकता है। तो ये सब टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का मेथड्स है। परमानेंट हार्डनेस पानी का जो होता है उसका कारण हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नीशियम या कैल्शियम का क्लोराइड और सल्फेट इसमें से कुछ रहे तो उसकी वजह से कहते हैं कि पानी परमानेंटली हार्ड होता है। तो मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से पहला मेथड है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। जैसे हम लोगों के पास पानी में अगर कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट है तो वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आयन एक दूसरे के साथ जो है सो एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम चला जाएगा इधर कार्बोनेट और इधर हम लोगों के पास जो है सो ये हो जाएगा सोडियम का सल्फेट। इसी तरीके से अगर उस पानी में कैल्शियम का हम लोग कहते हैं कि या मैग्नीशियम का कहते हैं कि क्लोराइड है Na2CO3 वॉशिंग सोडा, तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम अभी क्लोराइड के साथ है तो एक्सचेंज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और इधर जो है सो सोडियम का क्लोराइड मिल जाएगा। तो होता क्या है कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से मैग्नीशियम एंड सल्फेट, कैल्शियम एंड क्लोराइड, इस कॉम्बिनेशन की वजह से पानी हार्ड है। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम लोग ब्रेक कर दें तो पानी का हार्डनेस कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है और यही इसमें हुआ है। ऐसा नहीं कि उस पानी में अभी मैग्नीशियम आयन नहीं है या फिर कार्बोनेट आयन नहीं है या सल्फेट आयन नहीं है, क्लोराइड सब कुछ है, बट उन दोनों का जो पेयरिंग था, उन दोनों का जो पार्टनरशिप था मैग्नीशियम और सल्फेट का, कैल्शियम और क्लोराइड का, वो पार्टनरशिप तोड़ दिया गया है बाय द यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाया जा सकता है।
परमानेंट हार्डनेस को, पानी के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का सेकेंड मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं कैलगन्स मेथड। कैलगन्स है ये Na6P6O18, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो है सो Na6P6O18, इसी को हम लोग कहते हैं कैलगन। और इसका जो है सो अगर हम लोग दूसरे तरीके से फॉर्मूला देखें तो ये जो है सो Na2Na4PO3 ये भी होता है। तो यहाँ पे कैलगन का जो सबसे पहला पानी के साथ क्या है कि पानी में जब इसको हम लोग मिक्स करेंगे तो इसमें से 2 सोडियम आयन, जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 सोडियम आयन है, ये 2 सोडियम आयन इससे बाहर चला जाएगा। तो Na4P6O18 एक अनायन हम लोगों को मिलता है। अब इस अनायन का रिएक्शन, पानी में जो कैल्शियम है उसके साथ कैल्शियम आयन, ये जो पानी में है हार्ड वाटर जो होगा, उस हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन डिजॉल्व्ड है। दैट कैल्शियम आयन रिएक्ट्स विथ कैलगन्स दिस पार्ट, दिस अनायनिक पार्ट। और इसके साथ क्या है कि 2 सोडियम को ये कैल्शियम, चूँकि कैल्शियम का तो अकेले चार्ज 2 है, तो 2 सोडियम को वो रिप्लेस करता है। Na2 बचा और कैल्शियम का ये आया 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे P6O18 जो है सो बचा हुआ है, ये अनायनिक पार्ट है। और सोडियम इधर जो है सो यहाँ से निकल गया है, 2 सोडियम आयन। तो अब चूँकि कैल्शियम जो पानी में था वो अब पानी में नहीं रहा, किस में जा कर के सेट हो गया है, तो जो कैलगन था उसके साथ जा कर के सेट हो गया है। इस वजह से चूँकि हम लोग कहते हैं कि सिंस आफ्टर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुआ, सिंस आफ्टर द रिएक्शन कैल्शियम इज़ गॉन, ये जो कैल्शियम इज़ गॉन, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है कैलगॉन। तो अगर यहाँ पे हम लोगों का मैग्नीशियम होता तो भी ऐसा ही रिएक्शन होगा, बट मैग्नीशियम की वजह से है, मैग्नीशियम इज़ गॉन, तो उसका नाम मैगॉन नहीं रखेंगे हम लोग। अब नाम एक बार कैलगन पड़ गया तो कैलगन ही उसका नाम हम लोग कहते हैं। थर्ड मेथड है हम लोगों के पास परमानेंट हार्डनेस को हटाने का, आयन एक्सचेंज मेथड, जिसको जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। और जियोलाइट क्या है, तो कहते हैं कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज़ जियोलाइट। इसका फॉर्मूला हम लोग कहते हैं NaAlSiO4 है, और इसमें ये जो AlSiO4 है इसको अलग करके हम लोग सिंबल दे देते हैं Z, और ये Na है तो Na है। तो इसका जो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट दैट इज़ जियोलाइट है, उसका छोटा सा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं NaZ। जैसे NaZ का रिएक्शन अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट्स था तो उसके साथ रिएक्शन हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम जो है सो यहाँ पे क्या होगा कि इसके साथ टूटेगा और वो सोडियम आयन इधर फ्री हो गया। और कैल्शियम किसके साथ, तो जो Z वाला पार्ट है दैट इज़ AlSiO4 वाला पार्ट है उसके साथ चला जाएगा। तो ये CaZ2 हम लोगों को मिल जाएगा। और इसका CaZ2 का फिर से अगर हम लोग रिसाइकलिंग कर दें सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के, तो फिर से ये हम लोगों को जियोलाइट मिल जाएगा, NaZ मिल जाएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये फिर से हम लोग जियोलाइट का जो है सो प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, उसके लिए रिएक्शन है। जो हार्डनेस हटाने वाला रिएक्शन है वो यही वाला रिएक्शन है, जिसमें हम लोगों के पास ये जियोलाइट है और ये कैल्शियम आयन या फिर यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी हो सकता है। तो पैटर्न ऑफ द रिएक्शन शुरू से, परमानेंट हार्डनेस हटाने का पैटर्न ऑफ द रिएक्शन जो है सो शुरू से वही है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ था, दैट इज़ वाशिंग सोडा के साथ, या फिर जो इससे पिछले हम लोगों ने पढ़ा था कैलगन के साथ, और वैसा ही पैटर्न इसमें भी है। आयन एक्सचेंज मेथड इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयन इसमें सोडियम आयन के साथ जो है सो क्या हो गया है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया है। परमानेंटली रिमूव करने के लिए हार्डनेस ऑफ वाटर में जो फोर्थ मेथड है वो है सिंथेटिक रेजिन मेथड। इसमें भी 2 टाइप है, एक कटायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है और एक अनायन एक्सचेंज रेजिन्स होता है। तो कटायन एक्सचेंज रेजिन्स में कहते हैं कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा विथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा, उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे सोडियम का जो है सो ये कटायनिक रेजिन का एक एग्जांपल है। R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है बड़ा सा और उसमें सोडियम है, तो ये जो है सो कैल्शियम आयन के साथ एक्सचेंज होगा, तो कैल्शियम चला गया अब अल्काइल ग्रुप के पास और सोडियम फ्री हो गया। पर्पस यही था कि जो पानी में कैल्शियम आयन है उसको जो है सो हम लोग किसी के साथ व्यस्त करवा दें, और इसकी वजह से जो पानी प्रोड्यूस होगा वो एसिडिक वाटर हो जाता है। और अनायनिक एक्सचेंज रेजिन्स में हम लोगों के पास R के पास जो है सो अमीनो ग्रुप है, RNH2 है, पानी के साथ ये जो है सो RNH3+OH- बनाएगा, और फिर इसका जो है सो हम लोगों का जो अनायन पार्ट होगा, X- मतलब कि हार्ड वाटर में जो अनायन पार्ट है, या तो क्लोराइड आयन है या फिर सल्फेट आयन है, उन सबों के साथ इसका रिएक्शन होगा और ये जो है सो अनायन के साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें अनायन का एक्सचेंज होता है, इसलिए कहते हैं अनायन, मतलब इसमें जो है सो सल्फेट आयन
या फिर क्लोराइड आयन का एक्सचेंज होगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। और इसमें कटायन कहते हैं तो H+ के साथ जो है सो एक्सचेंज होगा किसका, तो Ca2+ का, Mg2+ का या फिर सोडियम आयन का। तो चूँकि कटायन के साथ H+ आयन का एक्सचेंज होगा इसलिए कहते हैं कटायनिक एक्सचेंज रेजन, और हाइड्रोक्साइड के साथ इन सभी अनायंस का एक्सचेंज होगा इसलिए कहते हैं अनायन एक्सचेंज रेजन्स। और ये दोनों मेथड अभी बहुत मॉडर्न हो गया है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी के परमानेंटली हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करवाने में।